आम लोग को लगता है कि लेखक लिख के बहुत कमा रहा है। हाँ हाँ आप वो ये बताइए। नहीं, ये तो एक गलत धारणा है कि लेखक बहुत कमा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेखन में दम होना चाहिए, ब्रांडिंग तो अपने आप हो जाएगी। तो ये पॉपुलर कल्चर की का जो टाइम है या इसका जो समय सीमा है, ये ज़्यादा नहीं है, ये आज है कल नहीं है। नमस्कार, इंडिया.com के लेखक से मिलिए कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित फुलारा। इस कार्यक्रम के तीसरे एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सारिका कालरा, जिनका उपन्यास तेरे शहर में बेहद चर्चित रहा है। डॉक्टर सारिका कालरा दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाती हैं। कविता, कहानी, लघु उपन्यास कई विधाओं में आपका लेखन है। आपको अपने लेखन कर्म के लिए और अपने साहित्य योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। पेट्रोलियम मंत्रालय, भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के आप सदस्य हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल है आपसे, तेरे शहर में उपन्यास की रचना प्रक्रिया के बारे में कुछ बताइए। ये उपन्यास मैंने 2017 में लिखा था, लेकिन इसकी जो रचना प्रक्रिया थी वो बहुत पहले यानी कि 2016 से शुरू हो चुकी थी। बहुत सारी घटनाएं देश में इस तरह की घट रही थी, राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, कि वो बहुत उद्वेलित करती थी। तो बहुत बेचैनी होती थी, मुझे लगता था कि कुछ लिखूं। तो था कि चलो कहानी लिखते हैं। लेकिन जब मैं कहानी लिखने बैठी तो मुझे लगा कि नहीं, बहुत सारे पक्ष अभी अधूरे रह गए हैं। तो बस उन्हीं पक्षों की कड़ी बनती चली गई और किस तरह से एक छोटी सी कहानी जो कि एक फौजी अफसर के ऊपर आधारित थी और उस पर आधारित वो एक छोटी सी घटना थी, लेकिन वो घटना किस तरह से एक विचारों की श्रृंखला बनती चली गई और ये उपन्यास के रूप में सामने आई, यह मेरे लिए भी एक आश्चर्य का विषय था। तो बहुत, आप कह लीजिए कि बहुत कुछ चलता रहता है, आप बहुत कुछ लिखना चाहते हैं, लेकिन उस बहुत कुछ सोचे हुए को लिख पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और कभी-कभी आपको लगता है कि ये आपने ही लिखा है। मैं जब इस उपन्यास को पढ़ रहा था तो जो इसके पात्र हैं, आलोक है, मनस्वी है या करीम है, चांद बेगम है, फाइजा, इजहार, इन सब कैरेक्टरों में से किस चरित्र को बुनने में आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा? ये जितने भी पात्रों के नाम आपने लिए हैं और इस उपन्यास में जितने भी मुख्य पात्र हैं और जितने भी गौण पात्र हैं, मुझे लगता है कि हर पात्र में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मैं भी हूँ। तो मुझे बुनने में बिल्कुल समय नहीं लगा है। मैंने अपने विचारों को ही अपने पात्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। हाँ, जो कुछ गौण पात्र हैं उनको थोड़ा बुनने में थोड़ा समय लगा। मैं इस किताब की जब देख रहा था तो आपने कहीं लिखा था कि अकादमिक कार्यक्रमों की वजह से आपको बहुत भ्रमण करना पड़ता है, अलग अलग जगहों पे जाना पड़ता है और कई लोग आपको मिलते हैं वहाँ पे और कुछ लोग आपके उपन्यास में पात्र बन के आ जाते हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इस उपन्यास में भी ऐसे कोई पात्र है जो यथार्थ के पात्र है, मतलब जो मौजूद हैं अभी? नहीं, इसमें ऐसा कोई पात्र नहीं है कि जो इस समय मौजूद हो। हाँ, वो जीवन के विभिन्न पड़ावों पर वो मेरे गुजरे हैं, उस दौर से वो गुजरे हैं और जो इस उपन्यास का हिस्सा बन गए हैं। जो अब का साहित्य है और जो पुराना साहित्य था और जो अब के लेखन है, उसको आप किस तौर पे देखती हैं? देखिए, जो पुराना साहित्य था, पुराने की भी बहुत सारे वर्गीकरण हैं कि वो आज़ादी से पहले का साहित्य था या आज़ादी के बाद का साहित्य था। वो जो साहित्य था वो पूरी तरह से समकालीन परिवेश से प्रभावित साहित्य होता था। लेकिन आज का मैं जो साहित्य देखती हूँ वो किसी भी विषय पर लिख देते हैं। कोई भी छोटा सा विषय होता है या कोई भी ऐसा कोई मुद्दा होता है, उस पर भी वो उपन्यास लिख देते हैं, कहानी लिख देते हैं। तो विषयों की विविधता तो बहुत अधिक हो गई है, ये एक अच्छी बात भी है। हाँ, पुराना लेखन हमारे सामने एक मानक की तरह है। आज के संदर्भ में मैं कहूँगी कि भाषा की दृष्टि से अगर आज के जो रचनाकार हैं वो थोड़ा ध्यान दें तो कहीं ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? लिखने की प्रेरणा मुझे अपने आसपास से मिली है। और देखिए, हर जो भी संवेदनशील व्यक्ति होता है वो सोचता है और चाहता है कि जो सोचा गया है उसको वो लिख भी ले, है ना। लेकिन सबके पास ये क्षमता नहीं होती है। कुछ अच्छा सोचते हैं लेकिन अच्छा लिख नहीं पाते हैं। तो हम भी बहुत सोचते थे,
स्कूल जब जाते थे तो कई ऐसी घटनाएं होती थी जो बहुत प्रभावित करती थी, खुशी की, दुख की, तो हम उन भावों को लिखना चाहते थे। तो सबसे पहले जो लेखन की शुरुआत हुई थी वो कविता से ही हुई थी। जी। तो जब आप कुछ सोचते हैं तो गुनगुनाते हैं, आप उनको तुकबंदी कहते हैं कि आप तुकबंदी के द्वारा उन विचारों को कलमबद्ध करना चाहते हैं। तो सबसे पहले कविता से ही शुरुआत हुई थी और स्कूल तक कविता लेखन ही चलता रहा। लेकिन कॉलेज में आकर के अचानक से ऐसा लगने लगा कि नहीं, कविता से हट करके थोड़ा सा गद्य की तरफ, क्योंकि मुझे लगता था कि कविता में बात कुछ अधूरी सी रह गई है। मैं देखता हूँ कि समकालीन जितने भी उपन्यास लिखे जा रहे हैं उसमें एक कोई उद्देश्य नहीं होता है, कोई उसमें कोई संदेश नहीं होता है ऐसे इस तरह से। जैसे ये आपका उपन्यास में देख रहा था तो इसमें एक संदेश मिलता है कि भाई के आतंकवादी बनने के बाद भी किस तरह से फिर वो आगे अपने मुकाम को हासिल करती है। तो ये ख्याल कैसा आया कि एक ऐसा संदेश दिया जाए? समाचार पत्रों में, टीवी के न्यूज़ चैनल्स में इस तरह की घटनाएं हम सुनते हैं, पढ़ते हैं कि आतंकवादी बन गया जी, और उसने ऐसा काम किया, पकड़ा गया, मारा गया, उसको ये सज़ा हो गई। लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी चलती है कि वो जिस परिवार से निकल करके आतंकवादी बना है, क्या उसने उस परिवार के बारे में सोचा? उसके माता पिता हैं, उसकी बहन है, वो पूरा एक सामाजिक वर्ग से जुड़ा हुआ है, वो अकेला नहीं है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं, या कह लीजिए कि मन की नकारात्मकता इतनी अधिक होती है कि व्यक्ति नेगेटिविटी की तरफ अधिक जाता है। जो उसके सोच, जो कह लीजिए कि विद्रोहात्मक प्रवृत्ति होती है, उसकी तरफ वो ज़्यादा बढ़ता है। तो कैसे वो उस चीज़ को अपनाता है? जैसे आप इसमें भी देखेंगे कि फ़ायज़ा के जो माता पिता हैं वो एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार के, निम्न मध्यवर्गीय परिवार के माता, और कोई, ठीक है, वहाँ की परिस्थितियाँ इस तरह की हैं, जम्मू कश्मीर की, वो एक अलग कम्युनिटी से संबंधित है, लेकिन कोई भी माता पिता ये नहीं चाहता कि उसका बेटा आतंकवादी बने। जी। तो ये इसमें मैंने दिखाया है, उनकी पीड़ा को दिखाया है कि प्रयास वो बहुत करते हैं, लेकिन जो नियति है वो निर्धारित इसमें होती है। और जो बहन है फ़ायज़ा, जीवन तो कभी रुकता नहीं है जी। किसी के चले जाने से भी। जीवन का तो नाम ही गति है, आगे बढ़ने का नाम ही है। तो इसमें मैंने एक कोशिश की है कि अंधकार में से एक प्रकाश कैसे आएगा, कि अगर परिवार में अगर एक व्यक्ति आतंकवादी घोषित हो चुका है और उसके आतंकवादी बनने के बाद जो दुष्परिणाम होते हैं वो परिवार को झेलने पड़े, तो क्या यहाँ पर जीवन खत्म कर दिया जाए? तो पाठकों ने पढ़ा, उन्हें अच्छा लगा। जब कहते हैं कि हमें इस उपन्यास में सबसे अच्छा पात्र फ़ायज़ा का लगा, तो बहुत खुशी होती है। मेरा आपसे एक सवाल है कि लेखन और लेखक और साहित्य में ब्रांडिंग आज के वक्त की, उसको आप किस तरह पर देखती हैं, मार्केटिंग और ब्रांडिंग को? ब्रांडिंग तो ये है कि कैसी भी चीज़ को किसी भी रूप अच्छे से सजा कर आप प्रस्तुत कर दीजिए तो वो चल जाएगी। जी। लेकिन जब आप एक्चुअल में उसको देखेंगे कि असली में उसका कंटेंट क्या है, वो देख कर के बात समझ में आती है। और आजकल मैं देख रही हूँ कि जो ये व्यवसायीकरण है, या कह लीजिए कि जो इतनी चकाचौंध है, इतने सारे कह लीजिए कि ये साहित्य से संबंधित कार्यक्रम होते हैं और बड़े सजा संवार करके लेखकों को वहाँ पर बुलाया जाता है, उनके लिखे हुए पर बात की जाती है, तो ज़रूरी नहीं होता कि आपको उनके लेखन में भी वही चीज़ देखने के लिए मिले। तो मुझे लगता है कि जो एक लेखक है वो सिर्फ लिखता रहे, ब्रांडिंग की चिंता ना करे। अगर उसके लेखन में दम होगा तो पाठक उससे स्वीकार करेंगे ही करेंगे। तो लेखन में दम होना चाहिए, ब्रांडिंग तो अपने आप हो जाएगी। ये भी आरोप लगते रहते हैं कि डिजिटल युग में जो है कंटेंट खत्म हो रहा है और मार्केटिंग और ब्रांडिंग हावी हो रही है, और लेखक को जो लोग खरीद रहे हैं वो कंटेंट देख के नहीं खरीद रहे, बल्कि लेखक का चेहरा देख के, लेखक की मार्केटिंग देख के और ब्रांडिंग देख के चीज़ें खरीद रहे हैं या उपन्यास खरीद रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं इसको? नहीं, ये तो लेखन के लिए खतरा है जी, कि अगर कोई प्रकाशक सिर्फ ये देख करके, लेखक का चेहरा देख करके और उसका वो किस विषय पर लिख रहा है, जैसे कि पर्टिकुलर स्त्री विमर्श पे लिखते हैं तो चलो ये स्त्री विमर्श के लोग हैं, चलिए ये दलित विमर्श के हैं, ये आदिवासी लेखन पर लिखने वाले लोग हैं। अगर इस तरह के पैरामीटर्स में बांध करके अगर लिखते हैं या उनको आगे छापा जाता है तो ये सच में साहित्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है। ये एक चकाचौंध से इसको बचना चाहिए लेखन के लिए। और जो एक ईमानदारी है, एक जो सच्चाई होती है लेखक की, और जो एक कह लीजिए कि जो अनुभूति है,
और अपने आसपास के प्रति जो संवेदना होती है वो अगर साहित्य में नहीं होगी और फालतू की चकाचौंध होगी, बनावट होगी, सजावट होगी, तो वो साहित्य, वो लेखन ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। ये ठीक है, आज के समय की डिमांड भी है कि ब्रांडिंग है और प्रेजेंटेशन का ज़माना है। जी। थोड़ा बहुत तो है, थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन सब कुछ इसको मान लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा है। आप शिक्षा जगत से आती हैं। अकादमिक लोगों को एक शिकायत रहती है कि पॉपुलर लेखन ने साहित्य के उद्देश्य को भटकाया है। इसको आप किस तरह से देखती हैं? बिल्कुल, मैं एक शिक्षिका भी हूँ और हम हमेशा क्लास में सच साहित्य की चर्चा करते हैं और पॉपुलर साहित्य की चर्चा करते हैं। पॉपुलर का पीरियड नहीं होता। पॉपुलर जो है 10 दिन ये चलेगा, 10 दिन बाद कुछ और चलेगा, वो स्थायी नहीं है। तो हम जो अच्छे लेखन या जो सच साहित्य हम लोग पढ़कर आए हैं और जो आज भी उतना ही पॉपुलर है, तो ये पॉपुलर कल्चर की का जो टाइम है या इसका जो समय सीमा है, ये ज़्यादा नहीं है, ये आज है कल नहीं है। सारिका जी, लेखकों को और प्रकाशकों को दोनों को एक दूसरे से शिकायत रहती है। लेखक को लगता है कि प्रकाशक जो है उसकी रचनाओं को की प्रतियों के बारे में सही से हिसाब नहीं दे रहा, और प्रकाशक को लगता है कि मैं उसको बता रहा हूँ। तो इस अविश्वास को कैसे देखती हैं आप? देखिए, अब अनुभव तो मेरे भी हैं और मेरे आसपास के लोगों के भी हैं जो लिखते हैं मेरे समकालीन, उनके भी अनुभव रहे हैं। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि लेखक और प्रकाशक के बीच जो संबंध होना चाहिए बिल्कुल स्पष्टता का होना चाहिए, पारदर्शिता का होना चाहिए। आम लोग को लगता है कि लेखक लिख के बहुत कमा रहा है। हाँ, ये नहीं, ये तो एक गलत धारणा है कि लेखक बहुत कमा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो रॉयल्टी जो होती है हमें भी थोड़ी बहुत मिल जाती है साल में एक बार, 2 साल से तो मिली भी नहीं है। जी, तो क्या वो मतलब मेहनत के अनुरूप मिलता है कि लेखक 2 साल लगाता है? नहीं, हिंदी में तो बहुत बुरी हालत है, हिंदी में इतना नहीं मिलता है। ये मेरा उपन्यास 2017 में आया और 2019 में मुझे जो रॉयल्टी मिली थी मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगी। ठीक ठाक, मतलब लेखक संघर्ष करता है। लेखक संघर्ष करता है, लेखक लिख रहा है, लेकिन प्रकाशक पारदर्शिता अपनाए, मैं यही इस मंच से कहना चाहूँगी। अच्छा, आपको इस उपन्यास को लिखने में कितना वक्त लगा? इस उपन्यास को लिखने में मुझे आप समझ लीजिए लगभग 6 महीने का समय लगा है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, जैसे लेखक से मिलिए कार्यक्रम है, कि लिखने के लिए क्या करना चाहिए? लिखने के लिए पढ़ना चाहिए, लिखने के लिए अभ्यास चाहिए, और इसमें सबसे ज़्यादा आप जितना अपने समकालीन, जितना अपने जो हमारे प्रतिष्ठित लेखक हैं, प्राचीन हमारे जितने भी समसामयिक हैं या पहले के लेखक हैं, स्थापित लेखक हैं, उनको हम निरंतर पढ़ते रहेंगे तो हमारे लेखन में समृद्धि आएगी ही आएगी, हमारा कंटेंट और हमारी भाषा दोनों में ही निखार आएगा। आप एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाती हैं और हिंदी ही पढ़ाती हैं बच्चों को, तो कैसे देखती हैं, मतलब पठन पाठन के प्रति रुचि क्या कम हो रही है नई पीढ़ी की या बढ़ रही है? नहीं, मैं ये देखती हूँ, मैं जिस कॉलेज में पढ़ाती हूँ वहाँ पर मैं ये देखती हूँ कि जो बच्चा मेरे सब्जेक्ट में आया है वो साइंस का होता है जी। वो कॉमर्स का होता है, तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो ह्यूमैनिटीज़ का ना हो करके साइंस और कॉमर्स का है लेकिन हिंदी पढ़ने के लिए आ रहा है। वो अपना एक एजेंडा लेकर के आया है कि उसे हिंदी में सिविल निकालना है जी, यूपीएससी देना है उसे, तो वो टारगेटेड होता है बिल्कुल कि ये करना है, हिंदी पूरा सब्जेक्ट मुझे क्लियर कर जाना है 3 साल में। तो वो उसका जो नॉलेज होता है या कह लीजिए कि वो वास्ट होता है, वो पढ़ना चाहता है, वो पाठ्यक्रम के अलावा भी और पुस्तकों को पढ़ता है। वो हमसे पूछता है कि मैम और किताबें बताइए और हम क्या पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, उम्मीदें बहुत अधिक हैं और जो नई जनरेशन है वो बहुत पढ़ने वाली भी। हाँ ठीक है, फ़ोन आ गया, फ़ोन की बीमारी लग गई बच्चों को, लेकिन उसके बाद भी जो नई जनरेशन है वो अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा सचेत है। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि लेखन को लेके लोगों को कई तरह की शिकायतें भी रहती हैं कि हम लिखते तो हैं, उसको प्रकाशित नहीं होता है, सही अप्रोच से प्रकाशक के पास तक नहीं पहुंच पाती चीज़ें। ये जो गैप है इसको आप कैसे देखती हैं? अब इस गैप को तो मैं अपने अनुभव के आधार पर ही कहूँगी कि मैं
जो है, जब भी मैं कुछ नया लिखती हूँ तो मैं एज ए लेमैन जो ईमेल आईडी है, तो मैं वहाँ पत्रिकाओं में जो दिए होते हैं पते, मैं उन पर भेज देती हूँ। कहीं से मुझे जवाब आ जाता है, कहीं से मुझे नहीं आता है। तो ये हिंदी पत्रिकाओं पर तो आरोप भी लगते हैं कि हाँ, तो ये आरोप ही है, ये आरोप ही है कि एक साल तक कहानी लटका के रखते हैं, ये जवाब नहीं कई देते प्रतिष्ठित पत्रिकाओं को मैं कहूँगी कि वो जवाब ही नहीं देते। भाई आप बता दीजिए ना कि आप छाप रहे हैं कि नहीं छाप रहे हैं। लेकिन कुछ पत्रिकाएं ऐसी हैं जो 3 दिन के अंदर आपको जवाब दे देती हैं। वो कहती हैं कि आपका कहानी मिल गई, हम विचार कर रहे हैं और जो भी निर्णय होगा आपको मेल कर दिया जाए। लेकिन कुछ पत्रिकाएं ऐसी होती हैं कि आप 6-6 महीने हो गए दिए हुए, उनका कोई जवाब ही नहीं आता है। सारिका जी, ये भी कहा जाता है कि हिंदी उपन्यास या हिंदी कहानियाँ तो बिकती ही नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये एक बिल्कुल गलत आरोप है। हिंदी कहानियाँ और हिंदी उपन्यास अंग्रेजी उपन्यासों और अंग्रेजी कहानी से कहीं ज़्यादा बिकती हैं। अच्छा, हमारे इस कार्यक्रम में आके कैसा लगा आपको? मुझे इस कार्यक्रम में आकर के बहुत अच्छा लगा और विशेष रूप से मैं आपको बधाई देना चाहूँगी कि आपका ये जो प्रयास है कि नए लेखकों को आप लेकर आ रहे हैं और ऐसे लेखकों को जो बिल्कुल पर्दे के पीछे रहते हैं और उनको इतना बड़ा मंच यहाँ पर देना, सच में मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं अपने आप को, और इसके लिए आपको बहुत साधुवाद और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। नए लेखकों को और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी और आपकी अपनी कोई शिकायत? नए लेखकों को मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि थोड़ा सा व्यक्तिगत से हट करके थोड़ा अपने आसपास भी नज़र दौड़ाएं और उन मुद्दों को थोड़ा संवेदनशील ढंग से उठाएं, क्योंकि हम सब एक समाज में रहते हैं और समाज की घटनाएं हमें प्रभावित करती हैं। तो जो व्यक्तिगत है उस पर तो दे ही दे, लेकिन सामाजिक मुद्दे हैं उन पर थोड़ा अधिक बात करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। और पढ़ें, निरंतर पढ़ें, स्थापित लेखकों को भी और आजकल के लेखकों को भी। सारिका जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य को समर्पित इस विशेष प्रोग्राम आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं और इस कार्यक्रम से जुड़े रहें, इसके बारे में लोगों को बताएं। आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद।